चरणजीत सिंह चन्नी होंगे पंजाब के नए मुख्यमंत्री। राज्यपाल को सौंपा समर्थन पत्र। सुबह 11 बजे सीएम पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण में 40 नेता शामिल होंगे। पंजाब में 2 डिप्टी सीएम हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक जट सिख सुखजिंदर रंधावा बनेंगे डिप्टी सीएम। हिंदू चेहरे के तौर पर विजय सिंगला, भारत भूषण और आशु और ब्रह्म मोहिंद्रा का नाम सबसे आगे। नाम तय हो गए तो डिप्टी सीएम का शपथ ग्रहण भी आज ही होगा। पंजाब के मालवा इलाके के चमकौर साहिब से विधायक है चरणजीत सिंह चन्नी। अनुसूचित समाज से आने वाले चन्नी कैप्टन सरकार में तकनीकी, शिक्षा और पर्यटन विभाग के मंत्री थे। पंजाब में दलित नेता चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम बनाकर कांग्रेस ने खेला बड़ा दांव। पंजाब में देश में सबसे ज्यादा दलित समुदाय के लोग। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चरणजीत सिंह चन्नी को बधाई दी। कहा, नई जिम्मेदारी के लिए बधाई। हम पंजाब के लोगों से किए वादों को पूरा करते रहेंगे। जनता का विश्वास सर्वोपरि। पंजाब में नए सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी बधाई दी। बोले, सीमा पार से बढ़ रहे खतरे से पंजाब को सुरक्षित रखेंगे चन्नी। पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत का बड़ा बयान। बोले, चरणजीत चन्नी सीएम होंगे लेकिन अगले साल चुनाव में सिद्धू होंगे पार्टी का चेहरा। एबीपी न्यूज से बातचीत में पंजाब के प्रभारी हरीश रावत ने कहा, हमारी कोशिश है कि कैप्टन शपथ ग्रहण में शामिल हों। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने चरणजीत चन्नी को बधाई दी। कहा, ऐतिहासिक, पंजाब में पहला अनुसूचित जाति का सीएम। यह इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला का ट्वीट। कांग्रेस ने एक दलित साथी चरणजीत चन्नी को पंजाब का सीएम बनाकर हर गरीब और कार्यकर्ता को गौरवान्वित किया। चरणजीत सिंह चन्नी पर बीजेपी का तंज। अमित मालवीय का ट्वीट। लिखा, मीटू के आरोप में कार्रवाई का सामना कर चुके चन्नी को कांग्रेस ने मुख्यमंत्री बनाया। बहुत बढ़िया रहा। पंजाब कांग्रेस की लड़ाई में बीजेपी की एंट्री। प्रकाश जावड़ेकर बोले, सिद्धू पर लगे आरोप पर सोनिया, राहुल और प्रियंका चुप क्यों? अमरिंदर ने सिद्धू को देश विरोधी कहा था। बीजेपी के आरोपों पर पंजाब कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष पवन गोयल का जवाब। कहा, विपक्ष का काम आरोप लगाना है, वो बात खत्म हो गई। पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने पंजाब के अधिकारियों और कर्मचारियों का शुक्रिया अदा किया। कहा, 4.5 साल में सरकार चलाने में सहयोग के लिए धन्यवाद। पंजाब में सीएम बदलने के बाद छत्तीसगढ़ में बदलाव की सुगबुगाहट फिर तेज। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव आज दिल्ली आएंगे। सीएम भूपेश बघेल 2800 करोड़ रुपए से ज्यादा की योजनाओं की शुरुआत कर ताकत दिखाई। यूपी के विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण दीक्षित का बेतुका बयान। बीजेपी के प्रबुद्ध सम्मेलन में बोले, किताबें पढ़ने से कोई प्रबुद्ध नहीं होता। गांधी जी के अखबार पढ़ने और कम कपड़े पहनने की तुलना एक अभिनेत्री से कर डाली। यूपी में सरकार के 4.5 साल पूरा होने पर सीएम योगी ने पेश किया रिपोर्ट कार्ड। बोले, 4.5 साल में कोई दंगा नहीं हुआ। यूपी में अब कानून का राज, गांव गरीब के लिए काम कर रही है सरकार। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी बीएसपी पर साधा निशाना। कहा, विपक्ष कभी अयोध्या में दीपोत्सव नहीं करा सकता था। सीएम योगी ने कहा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर पहुंचा। विदेशी कंपनियां अब चीन के बजाय यूपी में निवेश कर रही हैं। 44 योजनाओं में यूपी नंबर 1। सीएम योगी ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने दावे को झूठा करार दिया। पीलीभीत में किसान नेता राकेश टिकैत ने यूपी में बीजेपी सरकार के वादे को बताया झूठा। कहा, सरकार झूठ बोलने में गोल्ड मेडल जीत चुकी है। अयोध्या में ओबीसी मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति की बैठक में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, जो लोग सामाजिक न्याय के नाम पर लोगों को गुमराह कर आपसी खाई गहरा करने का प्रयास करते थे, वो बेनकाब हुए।
यूपी के सीएम योगी का आज गाजीपुर और जौनपुर दौरा, कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे, जनसभा को भी संबोधित करेंगे। मुरादाबाद में यूपी के बीजेपी प्रवक्ता जफर इस्लाम का बड़ा बयान, बोले अगर मुसलमानों का वोट बढ़ता है तो इसमें लोकतंत्र की शान और बान दिखाई देती है, वो वैसे झूठ बोलकर मुसलमानों को गुमराह करते हैं। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी का अभियान तेज, प्रयागराज में छात्र, युवाओं और शिक्षकों से मनीष सिसोदिया 30 सितंबर को करेंगे सीधा संवाद। उत्तराखंड में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिखाई ताकत, हल्द्वानी में तिरंगा संकल्प यात्रा निकाले, बोले 6 महीने में 1 लाख नौकरी देने का वादा, रोजगार मिलने तक 5,000 रुपए देने को कहा। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने अरविंद केजरीवाल पर साधा निशाना, उत्तराखंड में नौकरियों के वादे पर झूठा मुख्यमंत्री करार दिया। और आइए कुछ और खबरों पर अपडेट्स आपको देते हैं फटाफट अंदाज में। बीजेपी के प्रभारी देवेंद्र फडणवीस आज वरिष्ठ नेताओं के साथ जाएंगे गोवा, अगले साल होने वाले चुनाव को लेकर पार्टी की रणनीति पर चर्चा होगी। बागपत के छपरौली में दिवंगत चौधरी अजीत सिंह की श्रद्धांजलि सभा, जयंत चौधरी का रस्म पगड़ी संपन्न हुआ, 36 खापों के चौधरी, 32 बिरादरियों समेत कई नेता भी शामिल हुए। बीजेपी का सेवा और समर्पण अभियान जारी, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज सुबह 11 बजे सेवा और समर्पण अभियान के तहत एम्स के वैक्सीनेशन सेंटर का दौरा करेंगे। देश में एक दिन में कोरोना के 30,773 नए केस सामने आए, 309 संक्रमित लोगों की मौत, अब तक 80 करोड़ 43 लाख से ज्यादा लोगों को लग चुकी है वैक्सीन की डोज। मुंबई में धूमधाम से जारी गणपति विसर्जन, रात भर चली लाल बाग के राजा की विदाई यात्रा, सुबह गिरगांव चौपाटी में विसर्जन। मुंबई के वर्सोवा बीच पर गणपति विसर्जन के दौरान 5 लोग समुद्र में डूबे, स्थानीय लोगों की मदद से 2 लोगों को बचाया गया, 3 लोग लापता, फायर ब्रिगेड और बीएमसी के लाइफ गार्ड तलाश में जुटे। एमपी के राजगढ़ में दर्दनाक हादसा, गणपति विसर्जन के दौरान 17 साल के युवक की कुएं में डूबने से मौत, प्रतिमा विसर्जन के लिए कुएं में उतरा था युवक। एमपी के भिंड में गणेश विसर्जन का त्योहार मातम में बदला, 4 नाबालिग बच्चों की तालाब में डूबने से मौत, महगांव की घटना, पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। यूपी के बाराबंकी में गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा हो गया, कल्याणी नदी में मूर्ति विसर्जन करते समय डूबने से एक महिला और 4 लोग नदी में डूब गए। हिमाचल प्रदेश के मंडी में हरियाणा की नंबर प्लेट वाली कार ब्यास नदी में गिरी, सभी सवार लापता, पुलिस के गोताखोर कार सवारों की तलाश में जुटे हुए हैं। कर्नाटक के हुबली में तेंदुआ दिखने से दहशत, केंद्रीय विद्यालय के परिसर में घूमता नजर आया, वन विभाग की टीम तेंदुए की तलाश में जुटी। टेरर मॉड्यूल को लेकर एक्शन में महाराष्ट्र एटीएस जाकिर हुसैन की निशानदेही पर रिजवान नाम के संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया, जाकिर हुसैन के संपर्क में था रिजवान। पोर्नोग्राफी केस में आरोपी राज कुंद्रा की जमानत याचिका पर आज किला कोर्ट में सुनवाई, कुंद्रा ने अर्जी में कहा है कि उन्हें बलि का बकरा बनाया जा रहा है। दिल्ली के नरेला में भाई ने भाई की हत्या की, मृतक की पत्नी पर ही लगा बड़े भाई से अपने पति की हत्या कराने का आरोप, दोनों को हिरासत में लेकर पुलिस कर रही है पूछताछ। दिल्ली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 1.5 लाख रुपए के इनामी ड्रग पैडलर तैमूर उर्फ भोले को गिरफ्तार किया गया, 10 साल से पुलिस कर रही थी तलाश। दिल्ली में स्टार मेकर सिंगिंग एप्लीकेशन पर रेटिंग बढ़ाने के नाम पर ठगी, पुलिस की साइबर सेल ने आरोपी महावीर प्रसाद शर्मा को गिरफ्तार किया, 55 लाख रुपए की ठगी का आरोप। और उस वक्त देखिए एक बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से, वो आपको बता देते हैं। पुलिस ने बीजेपी नेता किरीट सोमैया को कोल्हापुर जाने से रोक दिया है। किरीट सोमैया महालक्ष्मी एक्सप्रेस से कोल्हापुर जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें पहले ही रोक लिया और वापस मुंबई जाने के लिए कहा है। किरीट सोमैया सुबह 9:30 बजे मीडिया से बात करेंगे, इसके बाद वो मुंबई लौट जाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि कोल्हापुर जाने के लिए किरीट सोमैया जब सीएसटी रेलवे स्टेशन पहुंचे थे तब भी हंगामा हुआ था। दरअसल किरीट सोमैया महाराष्ट्र के मंत्री हसन मुशर्रफ पर उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं और किरीट का आरोप है कि मंत्री हसन मुशर्रफ और उनके परिवार के पास बेनामी संपत्ति है और इसी सिलसिले में वो कोल्हापुर जा रहे थे। हालांकि पुलिस ने कोरोना नियम और उनकी जान को खतरे का हवाला देकर वहां जाने की इजाजत नहीं दी है और सुबह 9:30 बजे के करीब वापस लौट सकते हैं किरीट सोमैया।
और हमारे साथ नवनाथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। नवनाथ, अभी क्या हो रहा है वहां पर? किरीट सोमैया कहाँ है? क्योंकि कई तरह के आरोप उनके तरफ से लगाए गए। सुबह 4:30 बजे किरीट सोमैया की ट्रेन कराड़ में यहाँ पे से कोल्हापुर से नजदीक 70 किलोमीटर पहले ही रोक दी गई है और किरीट सोमैया अभी कराड़ में पहुंच चुके हैं। कराड़ के गवर्नमेंट रेस्ट हाउस में किरीट सोमैया को पुलिस ने रखा है। किरीट सोमैया सुबह 9:30 बजे लगभग पत्रकारों से बातचीत करेंगे और हसन मुशर्रफ जो महाराष्ट्र के में मंत्री है उनपे कई आरोप और भी लगा सकते हैं। आप सभी को पता है कि कल से महाराष्ट्र में हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। किरीट सोमैया जैसे ही कोल्हापुर के लिए निकले थे तो पुलिस ने उनको घर पे ही हिरासत में लेने का प्रयास किया, लेकिन किरीट सोमैया ने वो बात नहीं मानी और वो फिर सीएसटी स्टेशन पे पहुंच गए। वहां पे भी पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की, फिर भी किरीट सोमैया अड़े रहे और यहाँ कोल्हापुर के लिए रवाना हुए, लेकिन कोल्हापुर से पहले ही उनको रोका गया है और उनको कहा गया है कि कोल्हापुर जाने से बहुत ठीक है, प्रॉब्लम हो सकता है। इसी मद्देनजर किरीट सोमैया को यहाँ पे रोका गया है। नवनाथ, लगातार आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। नवनाथ हमारे सहयोगी पूरी जानकारी दे रहे थे। और देखिए, किरीट सोमैया को रोक लिया गया है, हालांकि उनकी तरफ से कई आरोप लगाए गए हैं महाराष्ट्र सरकार के मंत्रियों पर और शायद इसीलिए इस तरह की कार्रवाई हो भी रही है। देश में गिरफ्तार आतंकियों ने जिस तरह से आतंकियों को जब पकड़ा गया उसके बाद उनके तार जहां जुड़ रहे हैं उसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। महाराष्ट्र एटीएस ने रिजवान नाम के एक और संदिग्ध आतंकी को मुंब्रा से गिरफ्तार किया है। इसके लिंक भी डी कंपनी से जुड़ रहे हैं और पुलिस के मुताबिक रिजवान जाकिर हुसैन शेख के संपर्क में था। जाकिर की गिरफ्तारी के बाद रिजवान ने अपना मोबाइल किसी नाले में फेंककर सबूत नष्ट करने की कोशिश की थी। एटीएस ने इसे गिरफ्तार करने के बाद इसका फोन ढूंढ निकाला है। एटीएस अब इसके फोन से डेटा रिट्रीव करने की कोशिश कर रही है। एटीएस को शक है कि एंथनी दाऊद गैंग से है और अपनी पहचान छुपाने के लिए वो एंथनी नाम का इस्तेमाल कर रहा है और वो पड़ोसी देश यानी कि पाकिस्तान में रहता है। तो तालिबान सरकार दुनिया को बार बार ये भरोसा दिलाने की कोशिश कर रही है कि उसके राज में महिलाओं को नौकरी, पढ़ाई जैसी तमाम सुविधाएं पुरुषों की तरह ही मिलेगी, लेकिन हकीकत यह है कि उसकी कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। हाथों में तख्तियां और बुलंद आवाज के साथ काबुल की सड़कों पर अपने हक की लड़ाई लड़ती अफगानी महिलाएं और सामने तालिबान का क्रूर शासन। अपने हक के लिए सड़कों पर उतरी महिलाओं की तस्वीर कोई खास नहीं है। इस तरह की तस्वीरें हर रोज अफगानिस्तान के किसी न किसी हिस्से में दिखाई देती है और ये आंदोलन इसलिए ताकि उनको अपना हक मिल सके, ताकि मर्दों के समाज में आगे बढ़ने का मौका उनसे छीना ना जाए। अफगानिस्तान पर तालिबानी हुकूमत के करीब 1 महीने गुजर चुके हैं। इन 1 महीनों में महिलाओं की प्रगति पर काम करने के बजाय लगातार उनके दमन और शोषण के फैसले सुना रही है। ऐसे में जिस तालिबानी हुकूमत का डर वहां की औरतों को सता रहा था, अब वो सच होना लगभग शुरू हो चुका है। तालिबान ने सरकार का ऐलान करते ही महिलाओं को काम पर लौटने की अनुमति नहीं दी। विश्वविद्यालय में वो क्या पहन सकती हैं, इसके लिए नियम जारी किए। यूनिवर्सिटी में क्लासरूम में छात्र छात्राओं के बीच पर्दा रहेगा। वहीं स्कूली स्तर पर को एजुकेशन को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। अब तालिबान सरकार ने एक नया फरमान जारी किया जिसमें महिला मामलों के मंत्रालय में ही महिला कर्मचारियों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई है। 2019 د دې 20% زنانه دي هغه په کلاو کې مسته په ناحیو کې مسته د ناحیو د رئیسانو په صفتم مسته په معاونونو کې مسته یا وایدو په بخش کې مسته। तालिबान के नए आदेश के मुताबिक महिलाओं को पुरुषों के साथ सरकारी मंत्रालयों में काम करने की अनुमति नहीं होगी, जिसके बाद महिला मामलों के मंत्रालय में महिला कर्मचारियों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई है। अब यहाँ सिर्फ पुरुषों को काम करने की इजाजत मिली है। काबुल में नगर पालिका में 3000 कर्मचारी काम कर रहे हैं, जिसमें 1000 के करीब महिलाएं काम करती हैं। तालिबान के इस बयान के बाद नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट ने बयान जारी कर इसका विरोध किया है। सेकेंडरी स्कूल में लड़के लड़कियों के साथ पढ़ने पर रोक लगाने का फैसला गलत है। हम अपने नागरिकों को समान शिक्षा के अधिकार दिलाने की लड़ाई लड़ते रहेंगे। सरकारी मंत्रालयों में महिलाओं के लिए दरवाजा बंद कर दिया गया है। इसी फरमान के विरोध में काबुल की सड़कों पर महिलाएं आंदोलन कर रही हैं ताकि उन्हें अपना हक मिल सके।
در اسلام بیشترین حق به زن داده شده، پس چرا اینا حق حقوق انسان میگیرن، حقوق یک زن پامال میکنن؟ ما چیز زیاد نخواستیم، ما حقوق انسانی خود میخوایم، ما حقوق انسانی خود میخوایم بس. तालिबान राज के बाद से ही आशंका थी कि महिलाओं के प्रति उनका रवैया ठीक नहीं होगा। यहाँ तक कि तालिबान ने जिस सरकार का गठन किया उसमें एक भी महिला शामिल नहीं की। इस पर सवाल पूछने पर तालिबान के प्रवक्ता ने मीडिया के सामने ये तक कह दिया कि महिलाएं मंत्री नहीं बन सकती, ये सिर्फ बच्चे पैदा करें। लगातार मिसाइल परीक्षण के बाद अब नॉर्थ कोरिया से आई नई तस्वीरों ने दुनिया की टेंशन बढ़ा दी है। क्या है वो टेंशन, क्या है रिपोर्ट, देखिए। जंग की तैयारी में जुटा नॉर्थ कोरिया। समुद्र और ट्रेन से मिसाइल लॉन्च करने के बाद परमाणु बम बनाने की तैयारी में तानाशाह किम जोंग। एटॉमिक कंपाउंड का विस्तार कर किम जोंग ने दुनिया की टेंशन बढ़ाई। सितंबर को बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण के बाद अब उत्तर कोरिया से आई इस तस्वीर ने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। हाल ही में जारी की गई इन सैटेलाइट तस्वीरों में साफ तौर पर दिख रहा है कि कैसे नॉर्थ कोरिया यूरेनियम संवर्धन संयंत्र को बढ़ा रहा है। एक्सपर्ट के मुताबिक ये यूरेनियम प्लांट योंगब्योंग परमाणु परिसर में बनाया गया है। इस प्लांट के विकास के बाद नॉर्थ कोरिया के यूरेनियम का उत्पादन 25% तक बढ़ जाएगा, जिसके जरिए वो आने वाले दिनों में बम बनाने के सामान के उत्पादन को बढ़ा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक यूरेनियम संवर्धन संयंत्र को बढ़ावा देने के लिए 1000 वर्ग मीटर का नया एरिया भी बनाया है। सैटेलाइट से 2 अलग अलग तारीख पर ली गई इन तस्वीरों में प्लांट में बढ़ता निर्माण कार्य साफ तौर पर दिख रहा है। इन 2 तस्वीरों में एक तस्वीर 1 सितंबर की है, जबकि दूसरी 14 सितंबर की है। 1 सितंबर की तस्वीर में साफ दिख रहा है कि प्लांट के विकास के लिए पेड़ों को काटकर निर्माण के लिए जमीन तैयार की जा रही है। 14 सितंबर को ली गई दूसरी तस्वीर में दिख रहा है कि कैसे प्लांट के चारों ओर एक दीवार खड़ी कर नींव निर्माण का काम हो रहा है। ये तस्वीर ऐसे समय में आई है जब उत्तर कोरिया से लगातार मिसाइल परीक्षण के कारण कोरियाई क्षेत्र में पहले से ही तनाव की स्थिति बनी हुई है। नॉर्थ कोरिया ने पिछले 15 दिन में समुद्र में 2 बैलिस्टिक मिसाइलें और ट्रेन से पहली बार मिसाइल दागने का परीक्षण सफलतापूर्वक किया है। नॉर्थ कोरिया के मिसाइल परीक्षण के बाद साउथ कोरिया ने भी पिछले दिनों अपना पहला पानी के भीतर प्रक्षेपित मिसाइल का परीक्षण किया है। अपने परमाणु हथियारों की वजह से पहले ही दुनिया के प्रतिबंधों की मार झेल रहे नॉर्थ कोरिया की अर्थव्यवस्था एक और भले ही चरमरा रही है, लेकिन तानाशाह किम एक के बाद एक मिसाइल परीक्षण कर परमाणु प्लांट को बढ़ाकर दुनिया को अपनी ताकत दिखाने से गुरेज नहीं कर रहा है। देखिए, आईपीएल के सीजन 14 का पार्ट 2 कल से शुरू हो गया है। पार्ट 2 के पहले मैच में धोनी की सीएसके ने मुंबई इंडियंस को हराकर शानदार शुरुआत की। चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 20 रन से हराया। जीत के साथ सीएसके पॉइंट टेबल के टॉप पर पहुंच गया है। सीएसके ने मुंबई इंडियंस को 157 रन का टारगेट दिया। मुंबई इंडियंस ने 20 ओवर में 136 रन ही बनाए। नियमित कप्तान रोहित शर्मा की गैर मौजूदगी में किरोन पोलार्ड ने मुंबई इंडियंस की कप्तानी का जिम्मा संभाला। गायकवाड़ ने 58 गेंद पर नाबाद 88 रन की पारी खेली, जिसमें उन्होंने 9 चौके और 4 सिक्स लगाए। बड़ी खबर की बात करेंगे। पनडुब्बियों को अमेरिका और फ्रांस के बीच
लगातार इसको लेकर मतभेद गहराता जा रहा है और इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर इस समय आपको हम देते हैं। फ्रांस और ब्रिटेन के रक्षा मंत्रियों की बैठक रद्द हो गई है। दरअसल इंडो पैसिफिक रीजन की सुरक्षा को लेकर बीते दिनों अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक डील हुई, जिसके तहत अमेरिका और ब्रिटेन ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर सबमरीन देने वाला है। इसी बात से फ्रांस नाराज है, क्योंकि फ्रांस का दावा है कि ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिका और ब्रिटेन के साथ एक पैक्ट के बाद फ्रांस के साथ पनडुब्बी की अरबों रुपए की डील रद्द कर दी है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो बाइडेन से मुलाकात में भी इसी मुद्दे को उठा सकते हैं। तो आप नमस्ते भारत का अंतर्राष्ट्रीय बुलेटिन देख रहे हैं और खबर स्पेन से है, जहां लापामा द्वीप पर इस वक्त 50 सालों से सक्रिय ज्वालामुखी धधक रहा है। धरती के अंदर से निकलता आग का लाल सैलाब, आसमान में छाया काला सफेद धुएं का गुबार, ज्वालामुखी विस्फोट के बाद अब तेज भूकंप का अंदेशा। ये तस्वीरें स्पेन के ला पाल्मा के कैनरी द्वीप की हैं, जहां करीब 50 सालों से सक्रिय ज्वालामुखी में रविवार को भयंकर विस्फोट हो गया। ज्वालामुखी के फटने के बाद इस आइलैंड पर करीब 4.2 तीव्रता के भूकंप के झटकों को महसूस किया गया। 1000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा चुका है। सड़कों को बंद कर दिया गया है ताकि लोग ज्वालामुखी के करीब न जा सके। ला पाल्मा द्वीप पर इससे पहले 1971 में ऐसा ही ज्वालामुखी फटा था, जिसमें लगातार 3 हफ्तों तक लावे का रिसाव होता रहा था। अब देखना ये होगा कि इस बार ये ज्वालामुखी अपने साथ कितनी तबाही लेकर आया है। चरणजीत सिंह चन्नी होंगे पंजाब के नए मुख्यमंत्री। राज्यपाल को सौंपा समर्थन पत्र। सुबह 11 बजे सीएम पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण में 40 नेता शामिल होंगे। पंजाब में 2 डिप्टी सीएम हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक जट सिख सुखजिंदर रंधावा बनेंगे डिप्टी सीएम। हिंदू चेहरे के तौर पर विजय सिंगला, भारत भूषण आशु और ब्रह्म मोहिंद्रा का नाम सबसे आगे। नाम तय हो गए तो डिप्टी सीएम का शपथ ग्रहण भी आज ही होगा। पंजाब के मालवा इलाके के चमकौर साहिब से विधायक हैं चरणजीत सिंह चन्नी। अनुसूचित समाज से आने वाले चन्नी कैप्टन सरकार में तकनीकी शिक्षा और पर्यटन विभाग के मंत्री थे। पंजाब में दलित नेता चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम बनाकर कांग्रेस ने खेला बड़ा दांव। पंजाब में देश में सबसे ज्यादा दलित समुदाय के लोग। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चरणजीत सिंह चन्नी को बधाई दी। कहा, नई जिम्मेदारी के लिए बधाई। हम पंजाब के लोगों से किए वादों को पूरा करते रहेंगे। जनता का विश्वास सर्वोपरि। पंजाब में नए सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी दी बधाई। बोले, सीमा पार से बढ़ रहे खतरे से पंजाब को सुरक्षित रखेंगे चन्नी। पंजाब में कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत का बड़ा बयान। बोले, चरणजीत सिंह चन्नी सीएम होंगे, लेकिन अगले साल चुनाव में सिद्धू होंगे पार्टी का चेहरा। एबीपी न्यूज से बातचीत में पंजाब के प्रभारी हरीश रावत ने कहा, हमारी कोशिश है कि कैप्टन शपथ ग्रहण में शामिल हों। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने चरणजीत सिंह चन्नी को बधाई दी। कहा, ऐतिहासिक, पंजाब में पहला अनुसूचित जाति का सीएम, ये इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला का ट्वीट। कांग्रेस ने एक दलित साथी चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब का सीएम बनाकर हर गरीब और कार्यकर्ता को गौरवान्वित किया। चरणजीत सिंह चन्नी पर बीजेपी का तंज। अमित मालवीय का ट्वीट। लिखा, मीटू के आरोप में कार्रवाई का सामना कर चुके चन्नी को कांग्रेस ने मुख्यमंत्री बनाया। बहुत बढ़िया राहुल। पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने पंजाब के अधिकारियों और कर्मचारियों का शुक्रिया अदा किया। कहा, 4.5 साल सरकार चलाने में सहयोग देने के लिए धन्यवाद। पंजाब कांग्रेस की लड़ाई में बीजेपी की एंट्री। प्रकाश जावड़ेकर बोले, सिद्धू पर लगे आरोप पर सोनिया, राहुल और प्रियंका चुप क्यों? अमरिंदर ने सिद्धू को देश विरोधी कहा। बीजेपी के आरोपों पर पंजाब कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष पवन गोयल का जवाब। कहा, विपक्ष का काम आरोप लगाना है, वो बात खत्म हो गई।
पंजाब में सीएम बदलने के बाद छत्तीसगढ़ में बदलाव की सुगबुगाहट फिर तेज। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव आज दिल्ली आएंगे। सीएम भूपेश बघेल 2800 करोड़ रुपए से ज्यादा की योजनाओं की शुरुआत कर दिखाई ताकत। और आइए कुछ और खबरें देखते हैं फटाफट अंदाज में। बीजेपी नेता किरीट सोमैया को कोल्हापुर जाने से पुलिस ने रोका, वापस मुंबई जाने को कहा। किरीट सोमैया सुबह 9:30 बजे मीडिया से बात करेंगे और उसके बाद मुंबई लौट जाएंगे। यूपी के विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित का बेतुका बयान। बीजेपी के प्रबुद्ध सम्मेलन में बोले, किताबें पढ़ने से कोई प्रबुद्ध नहीं होता। गांधी जी के अखबार पढ़ने और कम कपड़े पहनने की तुलना एक अभिनेत्री से कर डाली। यूपी में सरकार के 4.5 साल पूरे होने पर सीएम योगी ने पेश किया रिपोर्ट कार्ड। बोले, 4.5 साल में कोई दंगा नहीं हुआ। यूपी में अब कानून का राज, गांव गरीब के लिए काम कर रही है सरकार। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी बीएसपी पर साधा निशाना, कहा विपक्ष कभी अयोध्या में दीपोत्सव नहीं करा सकता था। सीएम योगी ने कहा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर पहुंचा। विदेशी कंपनियां अब चीन के बजाय उत्तर प्रदेश में निवेश कर रही हैं। 44 योजनाओं में यूपी नंबर 1। सीएम योगी ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने दावे को झूठा करार दिया। पीलीभीत में किसान नेता राकेश टिकैत ने यूपी में बीजेपी सरकार के वादे को बताया झूठा, कहा सरकार झूठ बोलने में गोल्ड मेडल जीत चुकी है। अयोध्या में ओबीसी मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति की बैठक में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, जो लोग सामाजिक न्याय के नाम पर लोगों को गुमराह कर आपसी खाई गहरा करने का प्रयास कर रहे हैं, वो बेनकाब हुए। यूपी के सीएम योगी का आज गाजीपुर और जौनपुर दौरा, कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे, जनसभा को भी करेंगे संबोधित। मुरादाबाद में यूपी के बीजेपी प्रवक्ता जफर इस्लाम का बड़ा बयान। बोले, अगर मुसलमान का वोट बढ़ता है तो इसमें लोकतंत्र की शान और बान दिखाई देती है। ओवैसी झूठ बोलकर मुसलमानों को गुमराह करते हैं। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी का अभियान तेज। प्रयागराज में छात्र, युवाओं और शिक्षकों से मनीष सिसोदिया 30 सितंबर को करेंगे सीधा संवाद। विराट कोहली से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। विराट कोहली आईपीएल के मौजूदा सीजन के बाद अब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की कप्तानी छोड़ देंगे। उन्होंने अगले महीने शुरू होने वाले T20 वर्ल्ड कप के बाद भारतीय टीम की कमान छोड़ने का ऐलान पहले ही कर दिया था। पहले देश की कप्तानी छोड़ी, अब आईपीएल में भी कप्तानी छोड़ने का ऐलान कर दिया। विराट कोहली इस वक्त बड़े फैसले ले रहे हैं, कप्तानी छोड़ रहे हैं। आरसीबी के कप्तान के तौर पर ये विराट का आखिरी सीजन होगा। आईपीएल इतिहास में विराट एकमात्र खिलाड़ी हैं जो 2008 से एक ही टीम से खेल रहे हैं। विराट कोहली 2013 सीजन से आरसीबी के कप्तान हैं, लेकिन विराट को आखिर कप्तानी छोड़नी क्यों पड़ी, ये समझते हैं। आरसीबी का एक भी टूर्नामेंट न जीतना, पिछले 2 सालों में बैटिंग फॉर्म कमजोर होना, वर्कलोड की बात कहकर देश की कप्तानी छोड़ना, वनडे और टेस्ट की कप्तानी पर ध्यान देना और अगले साल आईपीएल की बड़ी नीलामी का होना। विराट की कप्तानी में आरसीबी ने 132 में से 62 में जीत हासिल की। कप्तान के तौर पर विराट ने 134.11 के स्ट्राइक रेट और 38 अर्धशतक के साथ 4,674 रन बनाए। आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा 6,000 से ज्यादा रन बनाने वाले विराट एकमात्र बल्लेबाज हैं। दूसरे नंबर पर मौजूद शिखर से उनके रनों का अंतर 499 रनों का है। बड़ी खबर हमें मिल रही है। आपको बता दें कि एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी आज गुजरात दौरे पर जाने वाले हैं, जहां वो साबरमती जेल में बंद यूपी के बाहुबली नेता अतीक अहमद से मुलाकात करेंगे। तो यूपी चुनाव से पहले ओवैसी लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। अतीक की पत्नी पहले ही ओवैसी की पार्टी में शामिल हो चुकी हैं। ओवैसी यूपी में नए समीकरण साधने की तैयारी में है और इसी के मद्देनजर वो आज पहुंच रहे हैं गुजरात, जहां साबरमती जेल में बंद बाहुबली नेता अतीक अहमद से वो मुलाकात करने वाले हैं। आप जो भी कपड़े पहनते हैं उन पर एक खास नंबर लिखा होता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये नंबर दिया किसने? क्या ये नाप भारत का है? तो जवाब है नहीं। दरअसल ये नंबर हमें अमेरिका, इंग्लैंड जैसे देशों ने दिया है। ये वो देश है जिन्हें संख्या ज्ञान भारत से मिला, लेकिन आज हम इनके हिसाब से तैयार किए कपड़े पहनते आ रहे हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि भारत अब अपना साइज चार्ट तैयार कर रहा है और इसका नाम है इंडिया साइज। क्या है इंडिया साइज? आज की स्पेशल रिपोर्ट इसी पर।
अब कपड़े का साइज होगा स्वदेशी। देश में बदल जाएगी रेडीमेड गारमेंट की पूरी इंडस्ट्री। यूके यूएस साइज चार्ट से जल्द मिलेगा छुटकारा। फ्री लुक से फिटिंग के कपड़ों तक चलेगी इंडियन चॉइस। भारत का अब होगा अपना इंडियन साइज। अक्सर शर्ट को खरीदते वक्त साइज़ को लेकर काफ़ी परेशानी होती है। ये जो शर्ट मैंने पहन रखी है इसका साइज़ 36 है और एक स्पेसिफिक ब्रांड की शर्ट है, लेकिन जब मैं दूसरी ब्रांड पर जाता हूँ तो उसकी शर्ट का साइज़ मुझे 38 आता है। और ये समस्या सिर्फ मेरी ही नहीं है, इस देश में लाखों करोड़ों लोगों की समस्या है। और ये लाखों करोड़ों लोग देश के हर कोने में बसते हैं, जिनकी कद काठी एक जैसे बिल्कुल नहीं होती। और क्षेत्रीय विविधता की वजह से भारत में ऐसे लोग सबसे ज्यादा हैं। इसलिए ब्रांडेड कपड़े खरीदते समय उन्हें फिटिंग की समस्या से थोड़ा बहुत समझौता करना पड़ता है। अगर हम आदमियों की बात करें तो वो गला अपना बंद नहीं कर पाते हैं कॉलर का, बिकॉज़ हम लोग बाहर के स्टैंडर्ड साइज चार्ट यूज़ करते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि बाहर के लोगों की गर्दनें पतली थी और हमारी इंडियन गर्दनें थोड़ी मोटी हैं, तो वो ऊपर का कॉलर का बटन बंद नहीं कर पाते। बट अगर हमारा जब ये इंडियन साइज चार्ट आ जाएगा तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसी समस्या को सुलझाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर राष्ट्रीय स्तर पर कपड़ों के साइज का मानकीकरण कर रही है, जो कपड़ों का स्वदेशी स्टैंडर्ड होगा। ये नेशनल साइजिंग सर्वे ऑफ इंडिया है, जिसके तहत हम 25,000 लोगों को 6 सिटीज़ के अंदर पैन इंडिया मेजर करेंगे और उनका डेटा एक्सट्रैक्ट करके एक स्टैंडर्डाइज्ड बॉडी साइज चार्ट बनाएंगे, जो कि हमारी इंडियन पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली हो, ताकि इससे हमको प्राइमरीली कपड़ा वैसा मिले जो कि हमारी बॉडी शेप और साइज के अकॉर्डिंगली है, अदरवाइज अदर इंडस्ट्रीज को भी ये सपोर्ट करे। और ग्राउंड जीरो पर ये काम हो कैसे रहा है, अब ये देख लीजिए। माप लेने में कोई चूक ना हो, इसलिए इस तरह का डेटा जुटाया जाता है। सबसे पहले सर्वे में शामिल शख्स का रजिस्ट्रेशन होता है, आंखों की स्कैनिंग की जाती है, व्यक्ति के बैकग्राउंड को समझने के लिए कुछ सवाल जवाब किए जाते हैं और आखिर में पहनाया जाता है ये स्पेशल सूट। स्कैन सूट पहनने के बाद व्यक्ति स्कैनिंग सेंटर में जाता है। स्कैनिंग सेंटर में 120 तरह का डेटा कलेक्ट किया जाता है और ये डेटा किस तरह से कलेक्ट किया जाता है, आइए जानते हैं प्रोफेसर नुपुर से। 3D होल बॉडी स्कैनिंग मशीन्स हैं। इन मशीन्स के अंदर ये सेंसर्स लगे हैं। ये सेंसर्स बॉडी के डेटा को कैप्चर करते हैं। इसके अंदर हम एक पार्टिसिपेंट को एक स्कैन सूट अटायर में स्पेसिफिकली खड़ा करते हैं। इस ढंग से आपकी बॉडी कैप्चर हो गई है और ये इसको क्लाउड पॉइंट कहते हैं। ये सिस्टम एक क्लाउड पॉइंट क्रिएट करता है और इस क्लाउड पॉइंट से सारी मेजरमेंट्स एक्सट्रैक्ट करता है, जो आपको ये नीली लाइन में नजर आ रही हैं। ये सारी मेजरमेंट्स यहाँ रिपोर्ट हो रही हैं। आपके पास स्टेचर आ जाएगा, कंधे का माप आ जाएगा, छाती का, कमर का, हिप का, टांग का, हाथ का। आपके पास सेगमेंट लेंथ्स भी आ जाएंगी कि आपके पास क्रॉस चेस्ट कितना है, क्रॉस बैक कितना है। तो 120 डेटा पॉइंट्स। हम सिर की भी मेजरमेंट्स उठाते हैं, पूरे फेस की मेजरमेंट्स, स्किल के मेजरमेंट्स, सिर के पीछे की मेजरमेंट्स। ये सारी मेजरमेंट्स मल्टीपल यूज के लिए हम इस डेटा को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी स्कैनिंग सूट की मदद से देश भर के पुरुष और महिलाओं का एक अनुमानित डेटा जुटाया जाएगा और ये सर्वे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता और शिलोंग में किया जाएगा, ताकि इंडिया के लिए साइज बनाते समय विविधता का भी ख्याल रखा जा सके। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी के लिए इस सर्वे का काम डिजाइन स्मिथ को दिया गया है, जिसकी जिम्मेदारी है सर्वे में हर कद काठी के व्यक्ति को शामिल करना। मेन जो रूप रखे थे, एक तो था कि एक निफ्ट में हम सर्वे करेंगे जहां हम लोगों को लेके आएंगे जो लोग बाहर नहीं जा सकते। एक था हमारा वॉक इन, इसमें हमने मॉल जहाँ पे लोग काफ़ी आते हैं बड़ी तादाद में, तो वो एज अ वॉक इन एज अ स्ट्रैटेजी था। और तीसरा ये था कि जो हमारे सैंपल साइज है वो बहुत पिक्यूलियर है, जिसके अंदर बुजुर्ग लोग हैं 55 या 60 साल से ऊपर वाले, 72, उनके लिए ओल्ड एज होम या कोई उनकी रिक्रिएशन सेंटर, उस तरह की चीज़। तो हमने वो पूरा का पूरा जो हमारा मैप जो मैडम ने दिया है उसको हमने सारा ब्रेक करके और उसमें फोकस रिसर्च करी है।
कपड़ा मंत्रालय ने अगस्त 2019 में इंडिया साइज प्रोजेक्ट का ऐलान किया था, लेकिन कोरोना की वजह से प्रोजेक्ट में देरी हो गई थी। लेकिन 26 अगस्त 2021 में प्रोजेक्ट को फिर से शुरू किया गया। हमने मशीन्स वगैरह जो स्कैनिंग मशीन होती है वो सब प्रोक्योर कर ली थी और इस पर जो ट्रायल है हमारा वो भी हो गया था, लेकिन चूंकि इस बीच में कोविड आ जाने के कारण आगे नहीं बढ़ा पाए। बट पिछले 2 महीनों से जब थोड़ी सिचुएशन इंप्रूव कर गई है तब हम लोगों ने शुरू कर दिया है मेजरमेंट का काम और करीब 25,000 सैंपल कलेक्ट करने का हमारा टारगेट है। 25,000 में ऑलरेडी 7,000 ऑलरेडी हो चुका है और एक बार ये जब सारे हमारे पास आ जाएंगे उसकी फिर डिटेल्ड एनालिसिस होगी और उस एनालिसिस के बेसिस पे चार्ट तैयार होगा। जुलाई 2022 तक पूरे देश से इंडिया साइज के आंकड़े जमा करने का टारगेट है और 2022 के आखिर तक भारत का अपना इंडिया साइज चार्ट बनकर तैयार हो जाएगा और बेहद मुमकिन है कि घरेलू कपड़ा उद्योग के साथ साथ विदेशी ब्रांड्स भी इस इंडिया साइज के हिसाब से अपने कपड़े तैयार करें। अब देखिए, इसमें यह भी हमें समझना होगा कि इंडिया साइज की जरूरत क्यों पड़ी। ये जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि कपड़ा व्यापार देश की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान देता है। करोड़ों लोगों का रोजगार इससे जुड़ा हुआ है। खासतौर पर ई कॉमर्स के आने के बाद तो कपड़ा उद्योग बहुत फला फूला है। तो जो लोग रेडीमेड साइज में फिट नहीं आते वो अब तक टेलर के भरोसे थे। टेलर की कैंची ही लोगों की क्लासिकल ड्रेस से सो कॉल्ड क्लास और जामा से पायजामा तक सब कुछ तय करती थी। किसी भी किरदार को कायदे की फिटिंग देती थी। फिर भी वो कैंची ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े पहनने की कसक दूर नहीं कर सकी। वजह हर ब्रांड का अपना अलग साइज चार्ट जो भारत की बड़ी आबादी को सूट नहीं करता, लेकिन ऑप्शन न होने की वजह से खरीदार आखिर में नानुकुर करने के बाद भी रेडीमेड कपड़ा खरीद ही लेता था। लेकिन कस्टमर का ये कष्ट भी इंडिया साइज आने के बाद दूर हो जाएगा और खास तौर पर ई कॉमर्स का रास्ता भी आसान होगा। कई सालों से यह बात चल रही थी और जो हमारे जो इंडस्ट्रीज़ हैं, गारमेंट इंडस्ट्री है, उनकी तरफ से भी फीडबैक आ रहे थे कि बहुत सारे जो प्रोडक्शन है, एक्सपोर्ट आइटम है, इंपोर्ट आइटम खासकर दूसरे कंट्री से भी रिपोर्ट आ रहा था कि वो रिजेक्ट हो रहे हैं बिकॉज वो साइजेज जो हैं वो मैच नहीं कर रहे हैं, जो कस्टमर की साइज़ है उसके साथ मैच नहीं कर रहे हैं। खासकर पिछले जब 2 सालों से ज़्यादा ई मार्केटिंग हो रही है, ई शॉपिंग हो रही है, उसमें भी ऐसा देखा गया कि जो इंडियन बॉडी के हिसाब से जो साइजेस हैं वो मैच, बहुत ज़्यादा रिजेक्शन हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स वापस आ रहे हैं। इन सब को ध्यान में रखते हुए करीब 2 साल पहले फाइनली मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने ये एक प्रोजेक्ट सैंक्शन किया और इसका जिम्मा निफ्ट को ही दिया। शांतमनु जिस ई कॉमर्स की बात कर रहे हैं वो आधुनिक बाजार का वर्तमान और भविष्य दोनों है और जानकारों का मानना तो यहाँ तक है कि भारत सरकार ने जिस 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का टारगेट रखा है 2024 तक उसमें 1 ट्रिलियन से ज्यादा की भागीदारी ई कॉमर्स की होगी और उसमें कपड़े का रोल भी बड़ा होगा। भारत के कुल ई कॉमर्स में कपड़ों की बिक्री की हिस्सेदारी 25% के करीब है। कोरोना काल में अकेले फैशन इंडस्ट्री ने 51% की ग्रोथ हासिल की। महिलाओं के कपड़ों की सेल में 50% तो बच्चों के कपड़ों में 200% तक ग्रोथ दर्ज की गई। लेकिन 20 से 40% ग्राहक अपने खरीदे कपड़ों को लौटा देते हैं। कपड़े लौटाने की वजह उनका फिट न आना होता है। पुरुष और महिलाएं दोनों के साथ ये समस्या आती है और जैसे जैसे ई कॉमर्स का दायरा बढ़ रहा है ये समस्या भी बढ़ती जा रही है। इसीलिए बदलते समय की मांग थी कि भारत कपड़ों में अपना साइज लाए। देखिए, कपड़ा एक ऐसी चीज है जो हर इंसान की जरूरत है, अमीर हो या गरीब। कम से कम 2 जोड़ी कपड़ा सब पहनते ही हैं और मौजूदा आबादी के हिसाब से भी बात करें तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि देश का कपड़ा उद्योग कितना बड़ा है और टच स्क्रीन की मदद से आपको इस उद्योग का पूरा अर्थशास्त्र हम समझा देते हैं, क्योंकि ये जानना हम सबके लिए बेहद अहम हो जाता है। देखिए, देश का जो मौजूदा कपड़ा उद्योग है उसका सालाना व्यापार करीब 14,000 करोड़ रुपए का है, जिसमें से 10,000 करोड़ रुपए का योगदान तो अकेले घरेलू उपभोक्ता का है और 4,000 करोड़ रुपए के जरिए देश भर से जो कपड़े को मिलता है वो एक्सपोर्ट के जरिए मिलता है। और रोजगार देने के मामले में अगर बात करें तो ये दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है और ऐसा माना जा रहा है कि इंडिया साइज आने के बाद इस व्यापार में और बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी, क्योंकि लोगों को जब अपनी पसंद की फिटिंग मिलेगी तो वो और कपड़े खरीदेंगे। इसलिए ज्यादातर देशों ने अपने नागरिकों की कद काठी के हिसाब से अपने अपने नेशनल साइज
तय कर लिए हैं जो अभी तक इंडिया में नहीं है। अब इंडिया साइज आने के बाद इसका फायदा कपड़ा उद्योग को मिलेगा, ऐसा माना जा रहा है। और जिन देशों ने अपने अपने नेशनल साइज तय किए हुए हैं उनमें 14 प्रमुख देश हैं, जिनमें अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको, स्पेन, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, कोरिया, चीन, ऑस्ट्रेलिया, ये तमाम देश हैं। और भारत भी अब इन देशों की लीग में जल्दी ही शामिल हो जाएगा। तो अब तक यूके और यूरो साइज पहनने वाले लोगों को मिलेगा अब इंडिया साइज का ऑप्शन। मौसम के बदले रूप ने ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण जैसे मुद्दों पर चेतावनी की घंटी बजा दी है। हालांकि कई लोग हैं जो सिर्फ एयर पोल्यूशन को ही खतरनाक समझते हैं, जबकि नॉइज पोल्यूशन को हम इग्नोर नहीं कर सकते। ये कहानी इसी से जुड़ी हुई है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एक लाइन से बुलेट सवार लगातार कैंपस में दाखिल हो रहे हैं। ये ना तो यहाँ स्टंट करने के लिए जमा हो रहे हैं, ना ही लेह लद्दाख की यात्रा पर निकले हैं, बल्कि इन बाइकर्स को इकट्ठा होने की वजह जानकर आप भी इन्हें सलाम करेंगे। दरअसल ये तस्वीरें अरुणाचल की राजधानी ईटानगर की है। ईटानगर पुलिस ने नॉइज पोल्यूशन के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया तो शहर के 15 बाइकर्स अपने बुलेट के साथ पहुंच गए। इन्होंने थाने में अपनी मॉडिफाइड साइलेंसर को हटवाकर पुलिस के इस जागरूकता अभियान के समर्थन का ऐलान किया। ओरिजिनल एग्जॉस्ट हमने लगा लिया, ऑलमोस्ट नॉर्मली हो गया। तो अभी ट्रैफिक पुलिस से कोई खतरा नहीं, साउंड के लिए कोई खतरा नहीं है। हम लोग सिर्फ नहीं, एक क्लब का नहीं, अभी दूसरा क्लब भी आप लोग को ज्वाइन करके सारा सरेंडर करेंगे। आप लोग चिंता मत कीजिए, वो लोग ने भी बोला है आप लोग का इनिशिएटिव अच्छा है, वो लोग भी साथ देंगे। दरअसल ध्वनि प्रदूषण से न सिर्फ सुनने की क्षमता पर असर पड़ता है, बल्कि दिल से जुड़ी बीमारियों का भी खतरा रहता है। इसलिए ईटानगर पुलिस ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ अभियान चला रही है। साउंड लेवल जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी इसमें गाइडलाइंस जारी किए हैं, तो अकॉर्डिंगली हम कोशिश करते हैं जहाँ जहाँ हमें हमारे नोटिस में आता है तो उसको हम आगाह कर दें, चेतावनी भी दे दें। ईटानगर पुलिस के साथ साथ आप लोग भी नॉइज पोल्यूशन के खिलाफ इस मुहिम के लिए अपनी बुलेट से मॉडिफाइड साइलेंसर हटवाने वालों की तारीफ कर रहे हैं। आज पंजाब के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से पहले चरणजीत सिंह चन्नी सुबह सुबह गुरुद्वारे में मत्था टेकने के लिए पहुंचे। ये तस्वीरें आपके सामने, तस्वीरें पंजाब के रूपनगर में कतलगढ़ साहिब गुरुद्वारे की है। चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब में अनुसूचित जाति के पहले मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं और कांग्रेस में भारी उठापटक के बाद कैप्टन को किनारे करके चरणजीत सिंह चन्नी को कमान सौंपी गई है। सुबह की शुरुआत उन्होंने मत्था टेक कर की। रूपनगर पंजाब की तस्वीरें। चरणजीत सिंह चन्नी होंगे पंजाब के नए मुख्यमंत्री। राज्यपाल को सौंपा समर्थन पत्र। सुबह 11 बजे सीएम पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण में 40 नेता होंगे शामिल। पंजाब में 2 डिप्टी सीएम हो सकते हैं। सूत्रों के अनुसार जट सिंह सुखजिंदर रंधावा बनेंगे डिप्टी सीएम। हिंदू चेहरे के तौर पर विजय सिंगला, भारत भूषण, आशु और ब्रह्म मोहिंद्रा का नाम सबसे आगे। नाम तय हो गए हैं तो डिप्टी सीएम का शपथ ग्रहण भी आज ही हो जाएगा। पंजाब के मालवा इलाके के चमकौर साहिब से विधायक है चरणजीत सिंह चन्नी। अनुसूचित समाज से आने वाले चन्नी कैप्टन सरकार में तकनीकी शिक्षा एवं पर्यटन विभाग के मंत्री थे। पंजाब में दलित नेता चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम बनाकर कांग्रेस ने खेला बड़ा दांव। पंजाब में देश में सबसे ज्यादा दलित समुदाय के लोग हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चरणजीत सिंह चन्नी को बधाई दी। कहा, नई जिम्मेदारी के लिए बधाई। हम पंजाब के लोगों से किए वादों को पूरा करते रहेंगे। जनता का विश्वास सर्वोपरि। पंजाब में नए सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दी बधाई। बोले, सीमा पार से बढ़ रहे खतरे से पंजाब को सुरक्षित रखेंगे चन्नी। पंजाब में कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत का बड़ा बयान। बोले, चरणजीत सिंह चन्नी सीएम होंगे लेकिन अगले साल चुनाव में सिद्धू होंगे पार्टी का चेहरा। एबीपी न्यूज से बातचीत में पंजाब के प्रभारी हरीश रावत ने कहा, हमारी कोशिश है कि कैप्टन शपथ ग्रहण में शामिल हो।
पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने चरणजीत चन्नी को बधाई दी। कहा ऐतिहासिक, पंजाब में पहला अनुसूचित जाति का सीएम, ये इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। चरणजीत सिंह चन्नी पर बीजेपी का तंज। अमित मालवीय का ट्वीट लिखा, मीटू के आरोप में कार्रवाई का सामना कर चुके चन्नी को कांग्रेस ने मुख्यमंत्री बनाया, बहुत बढ़िया राहुल। अब यूपी की बड़ी खबरें देख लेते हैं। यूपी विधानसभा के स्पीकर ने एक बेतुका बयान दिया है। यूपी के विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित का बेतुका बयान। बीजेपी के प्रबुद्ध सम्मेलन में बोले, किताबें पढ़ने से कोई प्रबुद्ध नहीं होता। गांधी जी के अखबार पढ़ने और कम कपड़े पहनने की तुलना एक अभिनेत्री से कर डाली। यूपी में सरकार के 4.5 साल पूरे होने पर सीएम योगी ने पेश किया रिपोर्ट कार्ड। बोले, 4.5 साल में कोई दंगा नहीं हुआ। यूपी में अब कानून का राज, गांव गरीब के लिए काम कर रही है सरकार। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी बीएसपी पर निशाना साधा। कहा, विपक्ष कभी अयोध्या में दीपोत्सव नहीं करा सकता था। सीएम योगी ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने दावे को झूठा करार दिया। पीलीभीत में किसान नेता राकेश टिकैत ने यूपी में बीजेपी सरकार के वादे को झूठा बताया। कहा, सरकार झूठ बोलने में गोल्ड मेडल जीत चुकी है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का आज गाजीपुर और जौनपुर का दौरा। कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। जनसभा को भी संबोधित करेंगे। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी का अभियान तेज। प्रयागराज में छात्र, युवाओं और शिक्षकों से मनीष सिसोदिया 30 सितंबर को सीधा संवाद करेंगे। बागपत के छपरौली में दिवंगत चौधरी अजीत सिंह की श्रद्धांजलि सभा। जयंत चौधरी की रस्म पगड़ी संपन्न हुआ। 36 खापों के चौधरी, 32 बिरादरियों समेत कई नेता भी शामिल। वाराणसी में लाल निशान के करीब पहुंची गंगा नदी। नदी में नावों के संचालन पर रोक। 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है गंगा का जलस्तर। अयोध्या में 2 दिनों की बारिश ने खोली नगर निगम के इंतजामों की पोल। कई कॉलोनियों में जलभराव, घरों में कैद हुए लोग तो कई लोग पलायन को मजबूर। और अब बात उत्तराखंड और दिल्ली की। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल मिशन उत्तराखंड पर हैं, जहां उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। उत्तराखंड में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिखाई ताकत। हल्द्वानी में तिरंगा संकल्प यात्रा निकाला। बोले, 6 महीने में 1 लाख नौकरी देने का वादा। रोजगार मिलने तक 5,000 रुपए भत्ता देने को कहा। बीजेपी का सेवा और समर्पण अभियान जारी। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज सुबह 11 बजे सेवा और समर्पण अभियान के तहत एम्स के वैक्सीनेशन सेंटर का दौरा करेंगे। रेप के मामले में चिराग पासवान के भाई और एलजेपी सांसद प्रिंस राज की अग्रिम जमानत पर आज फैसला। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी सुनवाई। नेत्री राखी सावंत के नाम से तो हर कोई वाकिफ है और राखी राजनीति में नहीं है, लेकिन इन दिनों राखी की राजनीति में खूब चर्चा हो रही है। अब किस राजनेता को राखी की याद आ गई, आपको बताते हैं। राखी कुछ करे तो चर्चा में रहती है। कुछ ना भी करे तो सुर्खियां बटोरती है। अपने बड़बोलेपन और बेबाक अंदाज के लिए मशहूर राखी सावंत का जिक्र इन दिनों राजनेताओं की जुबान से भी हो रहा है। चुनावी राज्य पंजाब की लड़ाई में राखी के नाम की दस्तक के बाद अब यूपी की राजनीति में भी राखी के नाम की एंट्री हो गई है। यूपी की राजनीति में राखी की चर्चा हुई क्यों और कैसे, ये बयान सुन लीजिए। कपड़े उतारने से कोई बड़ा बन जाता है तो राखी सावंत महात्मा गांधी। ये यूपी विधानसभा के अध्यक्ष और उन्नाव जिले से बीजेपी के विधायक हृदय नारायण दीक्षित है। उन्नाव के बांगरमऊ में बीजेपी के प्रबुद्ध सम्मेलन में पहुंचे हृदय नारायण दीक्षित प्रबुद्ध व्यक्तित्व समझाने के चक्कर में अजीबोगरीब बयान दे गए। कपड़े कम पहनते थे, धोती ओढ़ रहे थे और गांधी जी को बापू का आदेश। अब अगर कपड़े उतारने से कोई बड़ा बन जाता है तो राखी सावंत महात्मा गांधी। 2 दिन पहले भी आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा ने सिद्धू की तुलना राखी से की थी तो राखी बिफर पड़ी। इतनी ओछी
इतनी गंदा स्टंट, पब्लिसिटी स्टंट, इतनी ओछी पब्लिसिटी लेकर ये क्या देश की सेवा करेंगे। अभी मामला ठंडा भी नहीं पड़ा कि अब हृदय नारायण दीक्षित ने राखी का उदाहरण देकर एक नए विवाद की पटकथा लिख दी। हालांकि ट्विटर पर हृदय नारायण दीक्षित ने बयान का गलत मतलब निकाले जाने की बात कही है। आगे बढ़ते हुए एक और अहम खबर आप तक पहुंचा देते हैं। मौसम की तबाही ने अब कोलकाता का रुख किया है। भारी बारिश से कोलकाता के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। आपको तस्वीरें भी दिखाते हैं। कोलकाता के ज्यादातर हिस्से इसी तरह पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। तो ये लगातार हो रही बारिश का नतीजा है कि कोलकाता के कई सारे इलाकों में कुछ ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है और जगह जगह लोगों को खासी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। कोलकाता के एक रिहायशी इलाके की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ज्यादातर इलाकों का बारिश के बाद कुछ ऐसा ही हाल है। घुटनों तक पानी कई जगहों पर भर गया है और लोगों को इसी तरीके से अपने दफ्तर का रुख करना पड़ रहा है। और आज तो हफ्ते का पहला दिन है। अगर ऐसी ही तस्वीरें बनी रही तो कोलकाता वासियों को आज का दिन परेशान कर सकता है। कई ऐसे हिस्से हैं, कई फीट पानी जहां पर भर गया है। लगातार हो रही बारिश के बाद कोलकाता की कुछ ऐसी ही तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर पानी भर गया है और लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए प्रतिमा, ये आपने कोलकाता का हाल दिखाया, लेकिन इसके अलावा और दूसरे राज्यों में भी बंगाल के अलावा स्थिति कुछ ऐसी ही है। मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं, जहां रतलाम में भारी बारिश ने रविवार को बड़ी तबाही मचाई है। रतलाम की सूरत में बारिश ने कैसे बदल दी, देखिए आपको दिखाते हैं। कूदी जाओ, ये कूदी जाओ, कूदी जाओ, ये कूदी जाओ, कूदी जाओ। टंकियां जा रही है, टंकियां पानी के। क्या गलियां, क्या सड़क और क्या रेलवे लाइन, सब जगह कुछ नजर आ रहा है तो बारिश, बर्बादी और बदइंतजामी। पटरियों पर 3 फीट तक भरे पानी ने रफ्तार भरने वाली ट्रेनों के पहिए पर ब्रेक लगा दी। गई गाड़ी गई। लहरों की मार झेलती कार लबालब पानी में डूबी रही। कूदी जाओ, कूदी जाओ, कूदी जाओ, कूदी जाओ। जल प्रलय की इस खौफनाक तस्वीर में तो पानी का तेज बहाव कार सवार शख्स को कार सहित अपने साथ बहा ले गया। ये निकली जाओ मारते। ये कूदी जाओ, कूदी जाओ, ये कूदी जाओ, कूदी जाओ, ये कूदी जाओ, कूदी जाओ। पूरे रतलाम में बारिश के बाद हर गली मोहल्ले में कुछ इसी कदर बर्बादी की तस्वीर दिख रही है। 24 घंटे में रतलाम में 6 इंच से ज्यादा बारिश ने बाढ़ से हालात बना दिए हैं। बढ़ते जल स्तर को देखते हुए शहर को डूबने से बचाने के लिए प्रशासन को बारिश के बीच ही धोलावाड़ डैम के 2 और गेट खोलने पड़ गए। नतीजा दुकानों से लेकर घरों तक बारिश का पानी भर गया। मालवा में 400 साल पुराने खड़े गणेश उकाला गणेश मंदिर में पानी आ गया। मौसम विभाग के मुताबिक रतलाम में अब तक कुल 36 इंच बारिश हो चुकी है, जो औसत बारिश के आंकड़ों को पार कर चुकी है। मौसम विभाग ने खराब मौसम को देखते हुए रतलाम में अभी बारिश का अलर्ट जारी किया है। तो पंजाब के नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी होंगे। चन्नी सुबह 11 बजे सीएम पद की शपथ लेंगे। पंजाब की नई सरकार में 2 डिप्टी सीएम भी होंगे। जट सिख के तौर पर सुखजिंदर रंधावा और दूसरे किसी हिंदू चेहरे को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। गवर्नर साहब ने 11 बजे 100 ਚੱਕਣ ਦਾ टाइम दिता है। पीसीसी प्रेसिडेंट हमेशा सुरक्षित होता है। कांग्रेस पार्टी ने ये भी साबित किया है कि ये पार्टी जो है वो प्रो दलित पार्टी। तमाम बड़े नाम अंबिका सोनी के इनकार के बाद चरणजीत सिंह चन्नी के नाम पर कांग्रेस आला कमान ने मुहर लगा दी। चरणजीत चन्नी सुबह 11 बजे सीएम पद की शपथ लेंगे। शपथ समारोह में राहुल प्रियंका शामिल नहीं होंगे। नए सीएम के शपथ ग्रहण में 40 लोग शामिल होंगे। गवर्नर साहब ने 11 बजे 100 ਚੱਕਣ ਦਾ टाइम दिता है। 11 बजे ओथ टेकिंग सेरेमनी होएगी।
चन्नी भले ही पंजाब के नए सीएम बन गए हों, भले ही सीएम के नाम पर उनका ही नाम लिखा जाएगा, लेकिन चेहरा नवजोत सिंह सिद्धू ही होंगे। सरकार और संगठन में उनका ही दबदबा रहेगा। पंजाब कांग्रेस में उसी क्रिकेटर की तूती बोलेगी जिसने कैप्टन जैसे धुरंधर को क्लीन बोल्ड किया है। देखिए, पीसीसी प्रेसिडेंट हमेशा सुप्रीम होता है, सरकार उन्हीं की होती है। सुप्रीम पीसीसी प्रदेश कांग्रेस की सरकार होती है, तो दोनों मिल करके चलाएंगे और आगे बढ़ेंगे। चन्नी कैसे सीएम बने, ये जानना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि इससे पहले चन्नी का नाम मुख्यमंत्री की रेस में कहीं नहीं था, लेकिन एकाएक वो सबको पछाड़ते हुए विजेता बन गए। पहले पंजाब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुखजिंदर रंधावा का नाम मुख्यमंत्री की दौड़ में सबसे आगे था। विधायकों ने सुखजिंदर रंधावा के नाम का ऐलान भी करना शुरू कर दिया था, लेकिन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिद्धू ने चन्नी के नाम की जोरदार पैरवी की और राहुल गांधी ने दिल्ली में लंबी चर्चा के बाद चन्नी के नाम को मंजूरी दे दी। कैप्टन ने अपने सलाहकार के जरिए चन्नी को बधाई तो दी, लेकिन इसी बहाने तंज भी कस दिया। उम्मीद है पंजाब को सुरक्षित रखेंगे और सीमा पार के खतरे से लोगों को बचाएंगे। देश की सुरक्षा को लेकर इस्तीफा देने के बाद कैप्टन सिद्धू पर हमला बोल चुके हैं, लेकिन इस सबसे बेपरवाह कांग्रेस नेताओं ने बधाई के बहाने प्रभावशाली एससी वोट साधने की कोशिशें शुरू कर दी। कांग्रेस नेताओं के ट्वीट देखिए। सिद्धू ने लिखा, ऐतिहासिक, पंजाब में पहला अनुसूचित जाति का सीएम, ये इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। कांग्रेस ने एक दलित साथी चरणजीत चन्नी को पंजाब का सीएम बनाकर हर गरीब और कार्यकर्ता को गौरवान्वित कराया। हमारे सौभाग्य की बात है, एडिशनल एडवांटेज है कि उनके रूप में हम देश को बहुत समय बाद एक दलित मुख्यमंत्री दे रहे हैं, एक बल्कि पूरे उत्तरी भारत में एक इतिहास बना रहे हैं। दलितों को आगे बढ़ाना, दलितों को महत्व देना, दलितों के कल्याण के लिए कार्यक्रम बनाना, ये सब कांग्रेस का स्वभाव रहा है। पंजाब में वैसे भी जो एससी पॉपुलेशन है वो तमाम हिंदुस्तान से सबसे ज्यादा है, ऑलमोस्ट 33%। जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, आज तक पूरे नॉर्थ इंडिया में कभी कोई दलित चीफ मिनिस्टर नहीं बना। एक तरफ पंजाब में नया मुख्यमंत्री चुनकर कांग्रेस राहत की सांस ले रही है, तो वहीं बीजेपी ने चन्नी पर जोरदार हमला बोला है। बीजेपी महासचिव अमित मालवीय ने चन्नी पर तंज कसते हुए लिखा, मीटू के आरोप में कार्रवाई का सामना कर चुके चन्नी को कांग्रेस ने मुख्यमंत्री बनाया। बहुत बढ़िया राहुल। अपोजिशन का तो ये काम ही है, उन्होंने तो कुछ न कुछ गलत जो बात करनी है करने दो, कोई गलतफहमी थी दूर होगी वो तो, उसके बाद भी उन्होंने कहा। कांग्रेस ने इस पर जवाब देते हुए कहा कि वो बात तो कब की खत्म हो चुकी है। खैर, कांग्रेस भले ही सब कुछ खत्म मान ले, लेकिन अमरिंदर क्या पलटवार करेंगे, ये बड़ा सवाल है। कांग्रेस भी जानती है कि चुनाव से पहले अगर अमरिंदर ने बगावत कर दी तो खेल बिगड़ सकता है, इसलिए उनको शपथ ग्रहण समारोह में बुलाने की कोशिश की जा रही है। हमारा प्रयास है कि वो आए, लेकिन ये तय करना उनको है कि वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अभी भी हमने कोशिश की थी और मेरी समझ से प्रातः फिर कोशिश की जाएगी कि उनसे बातचीत हो सके। ये तय है कि 5 महीने बाद होने जा रहे चुनाव में पंजाब कांग्रेस का चेहरा सिद्धू होंगे। अब कैप्टन को हराने के बाद सिद्धू पर जिम्मेदारी है कि वो जनता का दिल जीते, और अगर वो ऐसा करने में सफल रहते हैं तो अगले सीएम के तौर पर वो शपथ भी ले सकते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, आइए अपडेट्स उनसे लेते हैं। जनेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही जगविंदर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जनेंद्र, रुख आपका करेंगे, क्या अपडेट्स हैं, क्या तैयारियां आज? देखिए, शपथ ग्रहण समारोह जो है वो काफी सादा होगा। केवल 40 लोग इस शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करेंगे। दिल्ली से कांग्रेस के कोई नेता जो है वो इसमें शामिल नहीं हो रहे हैं, और इसकी वजह जो है वो समय है, और चूंकि छोटा और सादा समारोह है, पहले ये कोशिश की जा रही थी कि इस शपथ ग्रहण समारोह में राहुल गांधी शिरकत करें,
लेकिन समय की बाध्यता को देखते हुए और हालातों को देखते हुए बाद में ये प्लान जो है वो पूरा हो नहीं पाया। तो दिल्ली से कोई नेता नहीं आ रहा। दिल्ली के प्रतिनिधि के तौर पे हरीश रावत जो प्रभारी हैं पंजाब के, और इसके अलावा 2 पर्यवेक्षक अजय माकन और हरीश चौधरी जिन्होंने इस पूरे ऑपरेशन चन्नी को अंजाम दिया, वो शिरकत करेंगे। 40 लोग रहेंगे। सिद्धू जाहिर सी बात है प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो मौजूद रहेंगे। और चन्नी जो है वो आज सुबह 11 बजे राजभवन में शपथ लेंगे। जहां तक ये एक बड़ा सवाल है कि क्या कैप्टन इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे या नहीं, तो जाहिर है उन्हें न्योता तो दिया गया ही होगा, हालांकि इसकी आधिकारिक जानकारी नहीं है, लेकिन कैप्टन आएंगे या नहीं इस पर एक सवालिया निशान जरूर है। बिल्कुल, कैप्टन आएंगे कि नहीं इस पर लगातार हमारी भी नजरें बनी हुई है। कोई अपडेट्स होगा तो आपसे लेंगे। फिलहाल बने रहिए आप हमारे साथ। एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि आज हलचल लगातार जारी है और कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी भी चंडीगढ़ पहुंच गई हैं। हालांकि आपको यहां यह भी बता दें कि वो शपथ ग्रहण के लिए नहीं बल्कि 2 दिनों की छुट्टी पर शिमला जा रही हैं और इसलिए अभी वो चंडीगढ़ पहुंची हैं। आज ही चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के सीएम पद की शपथ भी लेने वाले हैं। कुछ ही घंटों का इंतजार, 2 घंटे के बाद चन्नी सीएम पद की शपथ लेते नजर आएंगे। कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी चंडीगढ़ पहुंच चुकी हैं, ये बड़ा अपडेट। और इस वक्त तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं जहां पर चंडीगढ़ से शिमला जाएंगी सोनिया गांधी और इस बीच वो चंडीगढ़ पहुंची। सोनिया गांधी दिल्ली से चंडीगढ़ पहुंच चुकी हैं और तस्वीरें आपके सामने। हालांकि 2 दिनों की छुट्टी पर वो शिमला जा रही हैं। चंडीगढ़ इस वक्त पहुंची हैं और फिर चंडीगढ़ से शिमला रवाना होंगी सोनिया गांधी। ये तमाम तस्वीरें अहम हैं, लेकिन आज सबसे अहम अगर कोई चेहरा है तो वो है चन्नी का चेहरा। रुख कर लेते हैं, हमारे वरिष्ठ सहयोगी जगविंदर पटियाल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। क्योंकि आपसे बेहतर पंजाब को कोई नहीं समझता, बहुत सारे समीकरण साधने की कोशिश जगविंदर यहाँ पर की गई है चन्नी की नियुक्ति से। तो ऐसे में वो कितना काम करेंगे तमाम फैक्टर्स, क्योंकि अगले साल ही विधानसभा के चुनाव। देखिए, चन्नी पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। एक तो उनको अपने आप को प्रूव करना है, दूसरा पार्टी एकजुट रहे, ये सिद्धू पर दारोमदार रहेगा, क्योंकि अगला चुनाव सिद्धू के नाम पर अगर लड़ा जाना है तो जाहिर सी बात है कि चन्नी की परफॉर्मेंस और सिद्धू का नाम, ये 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई हैं। फिलहाल चन्नी को कुर्सी पर बिठाया जरूर गया है, लेकिन अब उनका मंत्रिमंडल क्या होगा, किन लोगों को 2 को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। सुखजिंदर रंधावा और जो कैप्टन अमरिंदर सिंह के खास आदमी ब्रह्म महिंद्रा हैं, उनके बड़े करीबी मिनिस्टर हैं, सीनियर मोस्ट हिंदू चेहरा है पंजाब कांग्रेस का, उनको जो है डिप्टी सीएम बनाने की बात चल रही है। लेकिन जिस तरह से चन्नी का नाम आया था उसके बाद कांग्रेस हाईकमान से कुछ भी जो है वो एक्सपेक्ट किया जा सकता है। युवा चेहरों को माना जा रहा है कि ज्यादा तरजीह दी जाएगी नए मंत्रिमंडल में, और जो युवा चेहरे आएंगे उन पर जिम्मेदारी ये होगी कि जो 4.5 साल के काम नहीं हुए, उन 4.5 साल के कामों को कैसे वो उन 4.5 महीने में पूरा कर दिखाएंगे। क्या इतना बड़ा, इतनी रफ्तार कैप्टन सरकार के टाइम में नहीं हो सकती थी? अगर ये साबित करने में चन्नी कामयाब हो गए तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस के लिए पंजाब में एक नई सुबह की शुरुआत होगी, और अगर ऐसा नहीं साबित हो पाया तो लगता है कि पंजाब से कांग्रेस के हाथ से चला जाएगा। तीसरी चुनौती क्या है? सबसे बड़ी जो है वो खस्ता हालत है पंजाब के रेवेन्यू की, यानी पंजाब की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। क्या इन 5 महीनों में कोई ऐसा मास्टर स्ट्रोक या ऐसा कोई मास्टर प्लान आ सकता है जिसकी वजह से लगे कि पंजाब में बहुत सारा पैसा आ रहा है और ये इन हालात में हो रहा है? जबकि हर पार्टी यहां पर मुफ्त चीजें देने के लिए तैयार है, चाहे आम आदमी पार्टी हो, अकाली दल हो, हर कोई जो है वो कह रहा है कि जिस तरह से होता है ना कि दिवाली की बम्पर सेल लगी होती है, उस तरह से हर चीज मुफ्त में देने की बात करता है। ऐसे में राज्य की स्थिति कैसे मजबूत होगी, आर्थिक तौर पर राज्य का खजाना कैसा भरेगा, ये सब चीजें अब चैलेंज जो है वो कांग्रेस पार्टी पर है, नवजोत सिंह सिद्धू पर है, और खासकर चरणजीत सिंह चन्नी और उनकी टीम पर होगा कि बदलाव दिखे जमीन पर। यह बदलाव हुआ है, अगर बदलाव नहीं दिखा तो फिर लोग बदलाव करने में हमेशा ही आगे रहे हैं। जी, आप रहे हमारे साथ जगविंदर और जैनेंद्र हमारे दोनों सहयोगी बने हुए हैं। देखिए, लगातार अपडेट पंजाब से एबीपी न्यूज पर हम आपको पहुंचा रहे हैं। अब इस वक्त जो सबसे बड़ा सवाल है, जिस तरह से जगविंदर भी कह रहे थे कि डिप्टी सीएम कौन होगा, कांग्रेस का चन्नी की कैबिनेट में 2 डिप्टी सीएम बनाने का प्लान है। अनुसूचित जाति के चरणजीत सिंह चन्नी सीएम बन रहे हैं। ऐसे में जट सिख के तौर पर सुखजिंदर रंधावा को डिप्टी सीएम का पद मिल सकता है। रंधावा सीएम की रेस में पिछड़ गए, लेकिन उनको डिप्टी सीएम का पद मिल सकता है। इसके अलावा एक हिंदू डिप्टी सीएम भी बन सकता है, जिसमें विजय सिंगला, भारत भूषण आशु और ब्रह्म मोहिंद्रा का नाम सबसे आगे है, और सबकी नजरें बनी हुई हैं कि डिप्टी सीएम कौन होगा। और देखिए, अब रुक कर लेते हैं बंगाल का। बीजेपी छोड़कर टीएमसी में शामिल हुए बाबुल सुप्रियो आज सीएम ममता बनर्जी से मुलाकात करेंगे।
सीएम ममता से मुलाकात से पहले और बीजेपी छोड़ने के बाद बाबुल सुप्रियो ने हमारी संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल से एक्सक्लूसिव बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनवाते हैं आपको। बीजेपी सांसद बाबुल सुप्रियो ने तृणमूल कांग्रेस का दामन थामा है, लेकिन आखिरकार क्या है कारण, इस पर बात करने के लिए पहला और एक्सक्लूसिव इंटरव्यू एबीपी न्यूज़ पर मेरे साथ। बाबुल दा, क्या कारण था जो मोह भंग हो गया? देखो, जो अपॉर्चुनिटी, जो चैलेंज मेरे सामने रखा गया, तो मुझे ऐसा लगा कि उसमें उतना दम, उतना मोटिवेशन है कि मैं अपने सिद्धांत को बदलूं। मैं, आप जो बोल रहे हो, मैं मेरे पुराने दल के लिए मैंने 100% देने की कोशिश की और मैं कोई हिस्ट्री क्रिएट नहीं कर रहा हूँ पार्टी चेंज करके, तो इट्स ओके। क्या मंत्री पद जाने की नाराजगी है या बीजेपी से किसी ने मनाने की कोशिश नहीं की? मैंने और कुछ भी टिप्पणी नहीं करूँगा। मेरे ख्याल से जो भी इसको लेके बहुत कुछ मतलब बहुत कुछ तो मैंने कहा नहीं, मैं मीडिया से भाग के गुड़गांव में बैठा हुआ था, बट जितना बात होनी चाहिए था उसे वो सब हो गया है। मैं रिवर्स मोड में नहीं जाना चाहता। 24 के चुनाव के लिए, लोकसभा चुनाव के लिए, क्या प्रधानमंत्री आप ममता बनर्जी को देख रहे हैं? जिस पार्टी में मैं हूँ उस पार्टी के जो नेत्री है, जो हमारे नेत्री हैं, उनको अगर मैं टॉप पोस्ट में देखना चाहूँ और ये बात अगर मैं कहूँ तो वो ना पॉलिटिकली ना ग्रामेटिकली किसी भी तरह से गलत नहीं है। ऑपोजिशन के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण चेहरा जो है वो ममता दीदी है। तो 24 में बिल्कुल जो प्रधानमंत्री के हो सकते हैं, जिनके नाम आ रहे हैं, उसमें ममता दीदी का नाम जो है एकदम ऊपर में है। तो इसमें गलत क्या है? मैं बिल्कुल इस बात के सहमत हो सकता हूँ। बीजेपी कह रही है कि टीएमसी ज्वाइन कर लिया है, इसलिए अब डर नहीं है और आप मीर जाफर की तर्ज पर एड्रेस किए जा रहे हैं। एकदम सही कर रहे हैं। तो हमने भी, जिन्होंने दूसरे पार्टी से, तो बीजेपी जब दूसरे पार्टी से लोगों को लिया है तो वो भी मीर जाफर है अपने पार्टी के लिए, तो उन्हें फिर वो कर दे, सस्पेंड कर दे, उनको डंप कर दे, उनको पार्टी से। आप दूसरे की तरफ जब उंगली उठा रहे हैं तो अपनी तरफ भी देखना चाहिए। बाबुल दा, आखिरी सवाल, आप आसनसोल से लोकसभा सांसद हैं, वोटर ने आपको एक पार्टी के लिए वोट किया था, क्या उनसे दगा कर रहे हैं? बहुत कुछ करूँगा, बहुत कुछ करूँगा। जितना मैं पहले कर सकता था उससे कई गुना ज़्यादा मैं करूँगा। कुछ भी भूले नहीं है, सब कुछ याद है और जनता भी याद रखेगी। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, कोलकाता, एबीपी न्यूज़। तो चलिए सीधा चलते हैं इरफान जी के पास। इरफान जी, पंजाब में बहुत हलचल है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने जो कार्टून बनाया है वो पंजाब से ही जुड़ा होगा, तो क्या बता रहे हैं आप कार्टून के जरिए आज? देखिए, कार्टून दरअसल में कांग्रेस की जुगाड़ पॉलिटिक्स के ऊपर है। इसमें आप देख रहे हैं कि आपसी सिर्फ फुटबॉल से जर्जर कांग्रेस के इस ढांचे को दुरुस्त करने की जगह कांग्रेस ने उसके ऊपर एक ये छप्पर डाल दिया है, दलित कार्ड वाला, और इसे दुरुस्त करने की जगह पर छप्पर डाल दिया है। ये तो आप देख ही रहे हैं। तो अब ये छोटी मोटी बारिश का सामना तो कर लेगा ये उनका छप्पर, क्या आने वाले तूफान का सामना कर पाएगा, ये देखने वाली बात है। ये बड़ी बात आपने कही अपने इस कार्टून के जरिए, क्योंकि कांग्रेस ने एक तरफ तो जो कलह है उसको छुपाने की कोशिश की और दूसरी तरफ आने वाले चुनाव को टारगेट करने की कोशिश की है। तो देखना होगा ये जो दाव कांग्रेस ने चला है और जो इरफान जी ने अपने कार्टून के जरिए बहुत आसान शब्दों में हमारे दर्शकों को समझा दिया है, वो कितना कारगर होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।